सीएसएस पास करना टफ नहीं है, सीएसएस को स्ट्रक्चर के साथ प्रिपेयर करना टफ है। और अगर आपको एक दफ़ा स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं इस वीडियो में ये सपोज़ कर रहा हूँ कि हम सीएसएस को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने कुछ सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पॉलिटिकल साइंस है, इसमें पंजाबी है, जेंडर स्टडीज़ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है। जस्ट टू बिल्ड अप अ सिनेरियो फॉर यू। तो मेरा प्लान बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह चलेगा। इसमें ये है कि हम इनको जो सब्जेक्ट्स हैं इनको डिवाइड इस तरह करेंगे कि 4 हमारे सब्जेक्ट्स होंगे डेली डोज वाले। आपका आ जाएगा ऐसे, इंग्लिश ऐसे, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, जनरल साइंस एबिलिटी और करंट अफेयर्स। एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ कि इफ़ आई वर टू स्टार्ट सीएसएस प्रेपरेशन राइट नाउ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे इसकी प्रेपरेशन करनी, किस तरह करनी, किस तरह नहीं करना, तो उसमें ऑब्वियसली पहला स्टेप तो ये होगा कि आई लुक इनटू द सब्जेक्ट्स। मैं इसका पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करूँगा कि इसमें 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और आपने ऑप्शनल पेपर्स 6 के करीब पूरे करने होते हैं। तो मैं आज आपको बेसिकली सिखाना ये चाह रहा हूँ कि आपने सीएसएस का स्टडी प्लान कैसे प्रिपेयर करना है। क्या तरीकाकार हो कि आप सिस्टमैटिकली आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी कवर होते जाएँ। ना सिर्फ आपके सब्जेक्ट्स कवर होते जाएँ, बल्कि उनके साथ-साथ आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाएँ। अब नोट्स भी आगे 2 किस्म के होते हैं, एक डिटेल्ड नोट्स होते हैं, एक आपके एग्ज़ाम डे नोट्स होते हैं। तो यहाँ मैं डिटेल्ड नोट्स की बात कर रहा हूँ। नोट्स बनाने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि यू गेट रिड ऑफ रीडिंग मल्टीपल बुक्स। आपने एक नोट्स प्रिपेयर किए, उनको मल्टीपल स्टडी प्लेटफ़ॉर्म से आपने उठाया। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आपने यूट्यूब से पढ़ा, कुछ आपने रिसर्च पीडीएफ से उठाए, कुछ आपने लाइब्रेरी से कंसल्ट किया, कुछ आपने जो आपके जर्नल्स पब्लिश होते हैं वहाँ से चीज़ें उठाई, कुछ मैगज़ीन से उठाई, कुछ आपने प्रॉपर जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वहाँ से उठाई, कुछ हिस्ट्री की बुक से उठाई। इस तरह करके आपने मुख्तलिफ कंपेंडियम कलेक्शन कर ली, एक मुख्तलिफ मटेरियल की। जब उस मटेरियल की कलेक्शन की, फिर उसमें आपने देखा कि इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन सा है, लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिफ्ट आउट की चीज़ें, अल्टीमेटली आपने उसको एक नोट्स की शक्ल में दे दी। हैविंग सेड दैट, अब नोट्स का मतलब ये है कि वंस यू प्रिपेयर्ड नोट्स, जिनको आप रिसर्च नोट्स कह रहे हैं कि मैंने हर तरीके से, हर हवाले से इसको, हर प्लेटफॉर्म को कंसल्ट करके मैंने रेडी कर लिया, तो अब इसके बाद आपका नहीं बनता बुक को दोबारा कंसल्ट करना। अब मैं जब भी स्टडी प्लान कोई बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, या बनवाता हूँ स्टूडेंट्स से, या उनको गाइड करता हूँ, या खुद जब मैंने बनाया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं आज बिल्कुल ज़ीरो से खुद स्टार्ट करता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, एटलीस्ट इतना है कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑलरेडी सेलेक्ट किए हैं। अब मैंने स्टडी प्लान बनाना है, वो मैं कुछ इस तरह करूँगा कि मैं सब्जेक्ट्स की डिवीजन करूँगा। देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड एज डेली डोज सब्जेक्ट, जिनको, अब जो डेली डोज के सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, इंग्लिश ऐसे, आपका करंट अफेयर्स, ये आपके डेली डोज के सब्जेक्ट हैं। जो बाकी कंपल्सरीज हैं, जैसे इस्लामियात है, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स है, जैसे जनरल साइंस एबिलिटी है, ऐसे है, या और जो बाकी सब, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, एंड यू कैन इंक्लूड द ऑप्शनल्स एज वेल। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इन सब को और कंपल्सरीज को मिला के फिर आप इस तरह इसको तरतीब देंगे कि आप साथ साथ एक एक कंप्लीट सब्जेक्ट कंपल्सरी और ऑप्शनल्स भी कवर कर रहे हैं, और साथ साथ डेली डोज के सब्जेक्ट्स भी साथ लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इन सब 3 चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आई वुड से कि 2 स्टडी साइकिल्स इसके होंगे। पहला साइकिल ये है कि आप इसकी कवरेज करेंगे। कवरेज से मुराद ये है कि आप एटलीस्ट एक दफ़ा आपने गो थ्रू किया हुआ है। यू कैन से, यू कैन टेल समबडी कि जी मैंने सीएसएस का कोर्स एक दफ़ा कंप्लीट कर लिया। अब कोर्स कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्लियरली मटेरियल रिटेंशन भी आपकी हो चुकी है एंड यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। नो, इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लिया। वंस यू हैव मेड अ रीडिंग। साइकिल 2 जो है, इसको मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा साइकिल है जिसमें आपने रिविजन्स भी करनी, इसमें आपने फिर पास पेपर्स भी देखने, इसमें फिर आपने मॉक एक्सरसाइजेज या मॉक आंसर्स भी प्रिपेयर करने हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडियस कैंडिडेट एंड यू आर अ वेरी सीरियस कैंडिडेट, तो आप उसको फोकस सेशंस के अंदर डिवाइड कर करके, जब भी आपको फील हो मुझे जमाइयाँ आ रही हैं, या मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, या मेरा किसी और का काम करने का दिल कर रहा है, तो आप थोड़ा सा पॉज दें, 5-10-15 मिनट का, दोबारा फिर अपने आप को रीबूट करके फिर वहाँ बैठें। तो जो फोकस्ड आपकी अटेंशन स्पैन्स हैं, मैक्सिमम वो होने चाहिए, बजाय ये कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप दिन में 16 घंटे या 18 घंटे पढ़ते हैं। हम लोगों ने जब क्वालिफाई किया, या हमारे जो बाकी जो फेलो ऑफिसर्स थे उन्होंने जब क्वालिफाई किया, हम लोगों से एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता था
आज भी जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो पूछते हैं ये सवाल कि सर आपने कितनी देर पढ़ा, मतलब आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज उस वक्त हमें भी ये बड़ा पर्टिनेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता था, लेकिन आज ये समझ आती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना फोकस्ड होकर पढ़ें। आप 18 घंटे किताब जेब अपनी गोद में लेके बैठे रहें और साथ मोबाइल की स्क्रोलिंग करते रहें, तो कहने को तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। या आप बुक को मुसलसल देख रहे हैं, आप टॉपिक टॉपिक आप कवर करते जा रहे हैं, सारे को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू एंड अप सेइंग कि यार ये तो मैंने 4-5 टॉपिक्स आज सारे दिन में 16 घंटे बैठ के किए हैं, लेकिन इनमें से एक भी टॉपिक पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो इट मीन्स कि आपके जो फोकस सेशंस थे या जो अटेंशन स्पैन्स थे वो प्रॉपर नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि फोकस सेशंस में डिवाइड करके आपके 10 से 12 घंटे आर मोर देन इनफ है कि 8 आपके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे और 4 आपके डेली डोज के सब्जेक्ट्स हैं। अब जो डेली डोज के सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश ऐसे है, इसमें आपकी डेली फॉर एग्जांपल आप आउटलाइन उसकी प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में उसका मटेरियल रीडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की किसी प्रॉब्लम पे, करप्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको रीडिंग चाहिए होगी, डेली उसकी कोई ना कोई आउटलाइन बनाएंगे आप ऐसे की। प्रेसियन कॉम्पोजिशन है तो डेली ग्रामर और प्रेसी से रिगार्डिंग आपकी प्रैक्टिस वगैरह होगी। करंट अफेयर्स हैं तो डेली जो कोई न्यूज़ आ रही है, डॉन न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, कोई एनालिटिकल पीस आप देख रहे हैं। इसी तरह जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, उसमें डेली आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, साथ साथ आप एमसीक्यू बेस्ड जीके वगैरह इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो रोज़ आपसे 1 से 2.5 घंटे के दरमियान में आप टाइम इनको दें और ये आपके सीएसएस की बैकबोन के तौर पे चलेंगे। ये चूँकि सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं कि ये इवॉल्व होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और आपको अपडेटेड और इन प्रैक्टिस रहना पड़ता है, इस वजह से इनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। पहले हमने फाउंडेशन सेक्शन की बात की, अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं जिसमें रियल इंजन आ जाता है, आपके 8 पेपर्स जो बेसिकली आपके स्कोर बूस्टिंग पेपर्स हैं। अच्छा, आपके पास 8 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 2 आपके मैंने कंपल्सरीज कहे और 6 आपके पेपर्स जो आपके ऑप्शनल्स के आ गए। इनकी सिलेबस एवरेज हम इस तरह कुछ लगा के चलते हैं कि तकरीबन 20 के करीब टॉपिक्स हैं, कुछ के 18 होंगे, कुछ के 22, 23, तो एवरेज मैंने 20 के करीब टॉपिक्स लगा के आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए। अब इसमें लॉजिक ये है कि हम करेंगे इसको लेके इस तरह चलेंगे स्टडी प्लान को कि डेली एक कंपल्सरी का टॉपिक प्रिपेयर करेंगे और एक ऑप्शनल का टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। साथ में रिमेंबर हम डेली डोज के सब्जेक्ट भी कवर कर रहे हैं, वो 4 सब्जेक्ट को भी कवर कर रहे हैं और साथ में डेली एक कंपल्सरी का टॉपिक और एक ऑप्शनल का टॉपिक लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स कि 20 डेज में आपके 2 फुल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। डेली एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, टोटल 20 टॉपिक्स मान के हम चल रहे हैं, तो आप 2 टॉपिक्स आप कवर कर चुके हैं। अब चूंकि हमारे 4 साइकिल्स हैं यानी 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर 2 सब्जेक्ट को आपको 20 डेज लग रहे हैं, तो टोटल आपके 80 डेज हो गए। ये 80 डेज आपके बफर टाइम पीरियड है जिसमें आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा 10 दिन का हम बफर डेज 10 दिन का क्या कहते हैं आप कुछ बफर डेज डाल दें, कुछ ऑफ डेज डाल दें, तो टोटल मिला के बाय एंड लार्ज आपके 100 डेज का ये एक प्लान प्रिपेयर हो गया, जो तकरीबन 3.25 महीने बनते हैं। इस 3.25 महीने के अंदर आपके ये जो सारे सीएसएस के सब्जेक्ट्स थे वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लिए आपने, डेली डोज के सब्जेक्ट्स भी आप साथ साथ इवॉल्व करते गए और आपकी ये हेडेक कंप्लीट होगी कि एक दफ़ा मैंने पहले 100 दिन के अंदर ये कवर कर लिया। अब जब आप ये प्रिपेयर कर रहे होंगे, इसमें 2 चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। पहली चीज़, यू विल कंसल्ट ऑल सोर्सेज विच शुड बी सिलेबस अलाइंड। एफपीएससी सिलेबस प्रोवाइड आपको करता है, उसमें आपने सारे जो सोर्सेज हैं उसके उनको आपने कंसल्ट करना है। आपको स्टडी मटेरियल इंटरनेट से मिल रहा है, आपको स्टडी मटेरियल कोई आप समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हालांकि मैं ऐसे नोट्स रिकमेंड नहीं करता जो आप खुद रिसर्च बेस्ड नहीं बनाते। आपको कोई ऑथेंटिक बुक्स मिलती हैं, कोई अथॉरिटी बुक्स मिलती हैं, कोई रेफरेंसेस, कोई जर्नल्स, कोई मैगजीन्स, कोई इंटरनेट पे आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिलती हैं या कोई हिस्ट्री रिलेटेड इस तरह के कोई जर्नल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप चीज़ें उठा सकते हैं। तो इन सब क्रिएटिव कंपेंडियम ऑफ सोर्सेज से जब कलेक्शन आप कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। अब जो डेली आपने एक एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल का, वो टॉपिक प्रिपेयर करने का मतलब है कि आपने टॉपिक गो थ्रू किया, उसके सारे सोर्सेज से आपने उसको पढ़ा और उसके बाद आपने उस टॉपिक के ऊपर नोट्स प्रिपेयर किए। नोट्स आपके 4 से लेके 6 पेजेस के दरमियान में हो सकते हैं, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर चीज़ आपने उसके अंदर डाल देनी है। उसमें आपके रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, कोट्स भी हो सकते हैं, कोई शायरी भी हो सकती है, एनीथिंग विच इज़ वर्थ वाइल, विच इज़ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक।
अब ये जो नोट्स हैं आपके टॉपिक वाइज होंगे, बुलेट पॉइंट्स पे होंगे, फाइनल रिफाइंड वर्जन इसका बन जाएगा, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन कि नो रिकोर्स टू बुक। नोट्स बनाने का मतलब ये है कि अब आपने किताब को नहीं छेड़ना, ठीक है। अब ये नोट्स ही आपका सब कुछ है। मतलब फॉर एग्जांपल आप नोट्स भी बना लें, साथ में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर किताबें खोलने बैठ जाते हैं, फिर स्कैटर्ड पीडीएफ्स खोलेंगे। देखिए, एक मास्टर नोटबुक आपने खुद प्रिपेयर की है, ये इन नोट्स के जरिए पूरा सिलेबस आपने क्लोज बुक सिनेरियो में आपने कर लिया। एट द एंड ऑफ द 100 डेज हमारा आउटकम क्या है, आपने 8 सब्जेक्ट मेजर कवर किए हैं, करंट अफेयर्स डेली आपने कवर किया है, जनरल साइंस एबिलिटी डेली कवर किया है, तकरीबन आपके 30 के करीब एसेज आपके प्रिपेयर हो चुके होंगे, जिनमें आउटलाइंस वगैरह होंगी, और 10 के करीब फुल एसेज आपके प्रिपेयर हो चुके होंगे। स्ट्रॉन्ग आपकी ग्रिप होगी प्रेसिएंट कॉम्पोजिशन पे, और ये इसको कह लें आप, एक हमारा फेज कंप्लीशन वाला एक फेज हमारा कंप्लीट हो गया। 2 आपके स्टेजेस कंप्लीट होगी और एक कंप्लीशन वाला फेज कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन 4 पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट फेज है। 2 महीने यानी 60 डेज आपने रिविजन्स को देने हैं। अब रिविजन्स कैसे करनी है? रिवीजन इस तरह करनी है कि जो एक्चुअल लर्निंग है, आपकी मटेरियल रिटेंशन बहुत ज़रूरी है। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो होता ये है कि आपका एग्ज़ाम 70% 60% के करीब वॉश आउट हो जाता है, आपने जो प्रिपेयर की होती चीज़ें। तो जो रिवीजन है उसका पहला रूल है, रूल नंबर 1, कोई बुक नहीं। रूल नंबर 2, ओनली नोट्स। अब आपने नोट्स इतने अच्छे से बनाने कि वो फोमो वाला आपको सीन ना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। रूल 3 ये है कि सिर्फ मिसिंग पॉइंट्स अलाउड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं से कोई ऐसी नई बात पता चलती है जो आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ी, जो आपने ऑलरेडी नहीं देखी, और आपको लगता है कि ये जो न्यू पॉइंट्स हैं ये मेरे नोट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो वहां पे अपने नोट्स में किसी छोटी सी जगह पे उस चीज को, उस पॉइंट को ऐड कर लें, जस्ट टू मेक दिस अ कॉम्प्रीहेंसिव इनपुट। हर सब्जेक्ट अब आपका 10 दिन लेगा, यानी हर सब्जेक्ट से मुराद ये है कि 2 सब्जेक्ट्स जैसे ही आप लेके चल रहे थे, एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल, तो 2 सब्जेक्ट्स आपके 10 दिन के अंदर कवर होंगे। आपके चूंकि 8 सब्जेक्ट थे, तो टोटल आपने 40 दिन के अंदर अपने 8 मेजर सब्जेक्ट कवर कर लिए। अब इन सारे दिनों के दौरान आपके वो डेली डोज वाले सब्जेक्ट साथ साथ चलते जा रहे हैं। जो बाकी आपके 20 डेज थे 60 डेज ऑफ रिवीजन में, जो बाकी 20 डेज रह गए हैं, उनमें आप क्या करेंगे, लेफ्ट ओवर बिट्स एंड पीसेस पूरे करेंगे, वीक एरियाज को कवर करेंगे, अपने मैप्स, डेट्स, कोट्स, रेफरेंसेस, जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो आपने अंदर डालनी है, ठीक है। अब ये 60 डेज जो रिवीजन है, ये आपकी सीएसएस की जो मटेरियल रिटेंशन है, इसकी 50% स्टेज कंप्लीट हो गई, ठीक है। रिमेंबर, जो पहला आपने कोर्स कंप्लीशन की थी वो जस्ट एक गो थ्रू किया आपने, अपने बस बेस उसकी बनाई है। अब उसको थोड़ा सा आपने स्ट्रेंथन किया। अब हम 5th सेक्शन की तरफ आते हैं, जो आपका फेज 3 है। ये 30 डेज हैं, इसको बोलते हैं पास पेपर्स माइंडसेट। अब आपने 8 सब्जेक्ट्स की जो कंप्लीशन की थी, उनकी रिवीजन आपने ऑलरेडी कर ली है। अब एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझने का टाइम आ गया। इन 30 दिनों में आपने क्या करना है, जस्ट पास पेपर्स को गो थ्रू करना है। अब पास पेपर्स को किस तरह गो थ्रू करेंगे, आप पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर, वो क्या चाहता है आपसे, ठीक है। उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो वो बार बार पूछ रहा है, टॉपिक रेपिटेशन तो नहीं हो रही, हाउ अ क्वेश्चन इज बीइंग इवॉल्व्ड, एक क्वेश्चन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स वो डालने की कोशिश कर रहा है, क्या एनालिसिस रिक्वायर्ड होगा, क्या मैं अपना क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह बनाऊंगा, क्या हर क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस डालना जरूरी भी है या नहीं, क्या फैक्ट्स मैटर करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कम एस्पायरेंट्स जो हैं वो करते हैं, और इसी वजह से वो पेपर के अंदर फिर कंफ्यूज भी रहते हैं, आंसर को सही से बिल्डअप नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली दे लूज मार्क्स। तो ये जो 30 डेज हैं, ये मुसलसल आप हर सब्जेक्ट के पिछले 20 ईयर्स के आप जो पास पेपर्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, उनको गौर से देखेंगे, यू विल सी थ्रू द लेंस ऑफ द एग्जामिनर। नेक्स्ट सेक्शन 6 आपका आ गया, ये आपका फेज 4 है मॉक एग्जाम्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। आई टेल एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड कि अगर आपका ये वाला फेज कंप्लीट नहीं है, आपने ये 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, जितना आप दे सकें, जितना ज़्यादा दे सकें उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 3 मंथ्स का टाइम पीरियड मैं रिकमेंड ज़रूर करता हूँ। अगर आप ये टाइम पीरियड नहीं दे पाते, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जैसे अपने एकेडमिक्स में, अपने मास्टर्स में, बैचलर्स में, आप अपने मिड टर्म या सेमेस्टर सिस्टम में जो पढ़ के जाते हैं, अगर उसी स्टाइल से आप एग्जाम में एंटर होंगे, तो रिमेंबर दिस इज़ अ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें आपको लेवरेज मिलेगा तो आपकी एलोकेशन होगी, आप सुपीरियर रैंक पे आएंगे, ठीक है।
तो इसमें जो मॉक एग्जाम्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं? मॉक एग्जाम इस वजह से ज़रूरी हैं कि एग्जाम लाइक कंडीशंस आपको मिलती हैं। अब ये वो स्टेज शुरू हो जाती है जो सारे के सारे जो 6 महीने का जो प्लान है, उस सारे 6 महीने के प्लान को या तो कि कंसोलिडेट करेगी या डिस्ट्रॉय कर देगी अगर आप मॉक एग्जाम्स नहीं देते। अच्छा, अगर आप 6 माह में सिर्फ कवरेज प्लस रिवीजन करके एग्जाम देते हैं तो क्या होगा? साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी होती है आपके एग्जाम के अंदर। आप रिटन स्पीड लूज कर जाते हैं, आपके रिटेंशन कोलैप्स हो जाती है, आपकी जो रिकॉल करने की सिनर्जी है वो वीक हो जाती है और एग्जाम हॉल में आपको ठीक ठाक पैनिक स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि 6 महीने की आपकी कवरेज हो गई, 3 माह के आपके मॉक एग्जाम्स हो गए और तकरीबन 1 माह का वो पास पेपर्स, ये वो मिला के आपके टोटल तकरीबन 9 से 10 माह बन जाते हैं। 10 महीने का थ्रेशोल्ड आपके ज़हन में होना चाहिए। अब मॉक फेज़ क्या होगा? इसमें ये आपकी राइटिंग स्पीड को एनहांस करेगा, ये आपके पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक को एनहांस करेगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा, आपकी मेमोरी को स्ट्रेंथन करेगा। रियल एग्जाम लाइक कंडीशंस के अंदर आपने कैसे परफॉर्म करना है, एक क्वेश्चन को आंसर करते हुए स्ट्रक्चर किस तरह बिल्ड करना है, इंट्रो बॉडी एनालिसिस, इस सारे का पैटर्न किस तरह बनाना है, कोटेशंस प्रॉपर्ली किस तरह हमने एडजस्ट करनी है, अंडर प्रेशर आपने कोहेरेंस कैसे बिल्ड करनी है, स्मार्ट स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है कि एक मिनट 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया है तो उसको स्मार्टली मैंने कैसे स्ट्रक्चर करना है। अगर 90 दिन मुसलसल आपने मॉक्स नहीं लिए तो आप ये समझ लें 70 से 80% आपकी रिटेंशन ड्रॉप हो जाएगी। यानी आपने 100 चीज़ें अगर की हैं तो 20 चीज़ें आपको याद रहेंगी एग्जाम में। अब है सेक्शन 7, फाइनल आपका मॉडल। तो फाइनल मॉडल ये है कि 6 महीने आपने कंटिन्यूसली डेली डोज सब्जेक्ट्स किए, जिसमें ऐसे है, प्रेसी है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस एबिलिटी है, नॉट लूजिंग देम फॉर अ सिंगल डे। फिर आपने 100 डेज फुल सिलेबस की कवरेज की है अपने 8 मेजर सब्जेक्ट्स की, जिसमें 2 कंपलसरीज और 6 ऑप्शनल पेपर्स हो गए आपके। फिर 60 डेज का स्ट्रक्चर्ड रिवीजन पीरियड है, 2 महीने आपने जितनी प्रिपरेशन की उस सारी की आपने रिवीजन करनी है। फिर नेक्स्ट 30 डेज आपके पास पेपर्स का माइंडसेट बनाना है, पैटर्न कि एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या समझता है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है। 90 डेज का फिर आपका मॉक एग्जाम्स का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। टोटल तकरीबन 10 महीने, और यही रियलिस्टिक सीएसएस की टाइमलाइन है। एनीबडी हु इज सेइंग कि मैंने 2 महीने में किया है, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। डोंट पे हीड टू देम। आप सिर्फ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ तवज्जो दें। फाइनली योर सक्सेस शुड मेक नॉइज। सीएसएस 6 महीने में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, स्ट्रक्चर से होता है। और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आज मुझे 0 से सीएसएस स्टार्ट करना हो तो मैं यही 100 डेज प्लस 60 डेज प्लस 30 डेज प्लस 90 डेज वाला ही मॉडल फॉलो करूंगा, यानी 10 महीने का टाइम पीरियड मैं लूंगा। देखें, एक बात याद रखें कि नोट्स आर योर एसेट्स, मॉक्स आर योर स्टेरॉइड्स एंड डेली डोजेस आर योर ऑक्सीजन। तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या करेंगी, ये आपको एग्जाम हॉल में एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट के तौर पे वहाँ बिठाएंगी। और जब आप लेवरेज लेंगे आप, और जब आप सिलेबस ख़त्म करेंगे तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके दिमाग में एग्जामिनेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग हो। मॉक दिए होंगे तो आपको एग्ज़ाम डे पे एग्ज़ाम का जो फियर है, जो उसकी साइकोलॉजिकल टेंशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। आई होप आज की आपकी इस वीडियो से ठीक ठाक आपको वैल्यू मिली होगी। और मकसद इस सब का ये था कि आपको अगर किसी ने ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो ही कैन फॉलो दिस वीडियो, और नेचुरली इंशाल्लाह उसका बिल्डअप इस तरह हो जाएगा कि उसको ज़रूरी नहीं होगा कि वो कहीं रेगुलरसली जाके कोई सेशन अटेंड करे। उसको इस वीडियो से सारी समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह इसको लेके चलना है। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछिए। आई होप मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको सीएसएस का स्टडी प्लान किस तरह बनाना है, उसको बनाने का तरीकाकार ब्रॉडली समझा दूँ। थैंक यू वेरी मच।